एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि शारीरिक द्रव एवं परिसंचरण तंत्र, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ये वाला चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। आज पार्ट 1 आएगा एंड नेक्स्ट डे पार्ट 2 इसका आएगा, बिकॉज ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में देखिए सबसे पहले क्या पढ़ना है हम लोग को कि तरल संयोजी ऊतक क्या होते हैं। तरल संयोजी ऊतक क्या होते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये इसमें देखिए क्या क्या होता है। एक इसमें ब्लड होता है और दूसरा क्या होता है, लिम्फ होता है। ब्लड होता है और लिम्फ होता है। हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किस कलर का होता है, क्या क्या इसमें पाया जाता है। लिम्फ क्या होता है, ये सब हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ब्लड जो होता है, ब्लड में क्या क्या होता है। देखिए ब्लड जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ब्लड को हम लोग रुधिर कहते हैं, रक्त भी कहते हैं, खून भी कहते हैं। ये हमारी जनरल लैंग्वेज है। और बुक में रुधिर लिखा रहता है तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ब्लड को क्या कहते हैं, रुधिर कहते हैं। तो जो ब्लड होता है वो 2 प्रकार का होता है। ब्लड में क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट, मतलब संगठित संरचनाएं होती हैं। ब्लड में क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है, संगठित संरचनाएं, मतलब प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। प्लाज्मा जो होता है पूरे ब्लड में 55% होता है, जबकि फॉर्म्ड एलिमेंट जो होते हैं पूरे ब्लड में 45% पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा कितने प्रकार का होता है, तो प्लाज्मा में देखिए क्या होते हैं, पानी होता है, प्रोटीन्स होती हैं और कुछ मात्रा में खनिज भी पाए जाते हैं। प्लाज्मा में वाटर होता है, प्रोटीन्स होते हैं एंड स्मॉल अमाउंट में क्या होते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। देखिए अगर आप लोग हिंदी इंग्लिश में कन्फ्यूज़न हो रही है, नहीं याद हो रहा, तो केवल आप लोग, मैंने इस चैप्टर में जितना भी मैं पढ़ाऊँगी इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इंग्लिश यूज़ की है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग केवल हिंदी नोट करिएगा, और जिसको दोनों में लैंग्वेज में समझ में आता है तो हिंदी इंग्लिश दोनों नोट करें, ठीक है। तो प्लाज्मा में वाटर देखिए कितना परसेंट होता है, 90 से 92% क्या होता है, वाटर होता है प्लाज्मा में। प्रोटीन जो होती है 6 to 8%, 6 से 8% पाई जाती हैं, और कुछ मात्रा में खनिज होते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। तो देखिए प्रोटीन भी कितने प्रकार की होती हैं, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन एंड एल्ब्यूमिन प्रोटीन। प्रोटीन कितने प्रकार की होती हैं, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। ये तीनों प्रोटीन किस में पाई जाती हैं, प्लाज्मा में होती हैं। ये मैंने जो चार्ट बनाया, अगर आप लोग इस चार्ट को अच्छे से समझ लेंगे तो आप लोग अच्छे से कर जाएंगे, बिकॉज अगर मैं एक एक करके यहाँ पे लाइन वाइज लिख देती तो वो कम समझ में आता। इस तरह से मैंने पार्ट बना दिए इसके, तो ये आप लोग को हेल्प करेगा अच्छे से याद करने में, ठीक है। देखिए अब फॉर्म्ड एलिमेंट जो होते हैं, मतलब संगठित संरचनाएं, ये कितने प्रकार की होती हैं, इसमें क्या क्या होता है। इसमें आरबीसी पाई जाती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, साथ में प्लेटलेट्स होती हैं। आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। आरबीसी का पूरा नाम, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम, और ये सब मैंने लिख दिया आगे, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को हिंदी में कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, और ये हमारी होती हैं प्लेटलेट्स। आरबीसी को एनसीईआरटी में एरिथ्रोसाइट दिया गया है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट दिया गया है, तो इस नाम से भी आ जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि आरबीसी को और क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट लिख के आ जाएगा तो आप लोग समझ जाएंगे ना कि थ्रोम्बोसाइट क्या होती है, हमारी प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। अब देखिए ये श्वेत रुधिर कणिकाएं, मतलब वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट कितने प्रकार की होती हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं, कणिकामय डब्ल्यूबीसी और अकणिकामय डब्ल्यूबीसी, मतलब ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट। तो ग्रैन्युलोसाइट जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं, और ए ग्रैन्युलोसाइट जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कणिकामय डब्ल्यूबीसी 3 प्रकार की होती हैं, अकणिकामय 2 प्रकार की। तो कणिकामय कौन कौन सी हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, NEB। एन से न्यूट्रोफिल्स, ई से इओसिनोफिल्स, बी से
बी से क्या होगा, बेसोफिल्स, NEB, नेब आप लोग याद कर लेना। और कणिकामय मतलब जो अकणिकामय WBC होती हैं ये 2 प्रकार की हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। कितने प्रकार की हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। देखिए जो हार्ट का डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, तो ये पार्ट 2 में इसका लेक्चर आने वाला है, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया है कि किसका हार्ट है, ये ह्यूमन हार्ट है, तो इस पर भी वीडियो आएगा आगे। अब हम लोग पढ़ते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। वो तो हम लोगों ने फ्लो चार्ट समझा था कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है। वाटर होता है 90 से 92%, प्रोटीन जो थी कितनी परसेंट थी, 6 से 8% थी, और उसमें कुछ मात्रा में क्या थी, खनिज थे। देखिए प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा जो है वो हल्के पीले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। प्लाज्मा हल्की पीले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। ये पूरे ब्लड का मतलब पूरे ब्लड का कितना परसेंट पार्ट होता है, 55% होता है। इसमें पानी होते हैं मतलब पानी पाया जाता है, प्रोटीन्स होती हैं मतलब वाटर एंड प्रोटीन्स पाई जाती हैं। वाटर कितना होता है, 90 से 92%। आप लोग को अभी मैंने याद कराया था चार्ट में, आप लोग वो याद कर लो, बस डिफिनेशन यहाँ से लिखनी है, ठीक है। प्रोटीन्स कितनी होती हैं, 6 to 8%, मतलब प्रोटीन 6 से 8% पाई जाती हैं। प्लाज्मा में 3 प्रकार की प्रोटीन होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन और एल्ब्यूमिन प्रोटीन। प्लाज्मा देखिए कैसा होता है, ऐसे याद कर लीजिए, पी से प्लाज्मा, पी से पीला, पी से प्लाज्मा, पी से पीला। मतलब प्लाज्मा कैसा होता है, पीला होता है, उसमें ये और लगा देना हल्का पीला। प्लाज्मा पीले रंग का गाढ़ा द्रव होता है, ठीक है। पूरे ब्लड का 55% होता है। पानी और प्रोटीन पाई जाती हैं, कुछ मात्रा में मिनरल्स भी होते हैं। वाटर कितना होता है, 90 से 92%, प्रोटीन 6 से 8% पाई जाती हैं। प्रोटीन में कौन कौन सी होती हैं, 3 होती हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्बुमिन, ठीक है। फाइब्रिनोजन आप लोग याद कर लो, रक्त का थक्का जमाने वाली प्रोटीन का नाम क्या है, फाइब्रिनोजन। ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमाती है, फाइब्रिनोजन। और ऐसी कौन सी विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है, विटामिन के, याद कर लीजिए। अगर विटामिन की बात करें कि कौन सी विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है, तो विटामिन के। और प्रोटीन की बात करें तो फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, ठीक है। और अगर पूछे कि कौन सा आयन है जो कि ब्लड को जमाने का काम करता है, रक्त का थक्का जमाने का काम करता है, तो कैल्शियम आयन क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, विटामिन के, ठीक है, याद रख लेना। फाइब्रिनोजन क्या करती है, रक्त का थक्का जमाती है। रक्त का थक्का जमाने का मतलब क्या समझ रहे हैं, जब जैसे आप लोग को कभी चोट लग जाती है, तो चोट लगने के बाद आप लोग देखते हैं ब्लड निकलता है, ब्लड कुछ समय बाद क्या हो जाता है, वो जम जाता है, तो जमाने का काम। ऐसी क्या है मतलब हमारे ब्लड में ऐसा क्या है जो कि उस रक्त का मतलब हमारे ब्लड में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो जम जाता है। नहीं तो हमें चोट लगी थी तो ऐसा भी तो हो सकता था कि लगातार ब्लड बहता रहे। ब्लड बंद हो गया, इसका मतलब ये है कि उस ब्लड में क्या है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है जो कि रक्त का थक्का जमा देती है। जो ब्लड जम जाता है उसी को ही हम कहते हैं रक्त का थक्का, इंग्लिश में ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ग्लोब्यूलिन याद कर लीजिए, इम्यूनोग्लोबिन याद करिए अभी, इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन मतलब प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम, क्या कहते हैं हम लोग, इम्यून सिस्टम कहते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इम्यून सिस्टम। तो इम्यूनोग्लोबिन से याद कर लेना कि ग्लोबिन, ग्लोबिन मतलब ग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्या करती है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने का काम करती है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्या करती है, प्रतिरक्षा तंत्र में मदद करती है। और एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करती है, ये मेन प्रोटीन है, सबसे ज़्यादा मात्रा में एल्ब्यूमिन ही पाई जाती है। तो प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा में कौन सी प्रोटीन होती है, तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन। ये क्या करती है, परासरण नियमन का काम करती है, ब्लड के परासरण नियमन में मदद करती है। इसमें कुछ मात्रा में मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, सोडियम होते हैं, कैल्शियम होते हैं, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन, ये सब आयन होते हैं। साथ में कुछ मात्रा में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड लिपिड भी पाए जाते हैं। आप लोग याद करिए, मैंने क्लास में पढ़ाया था आप लोग को अमाइनो एसिड क्या होते हैं, बस लिपिड ही नहीं पढ़ा पाया था, ग्लूकोज भी पढ़ाया था, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में,
कि जब सुक्रोज टूटता है तो क्या बनाता है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज देता है। याद आ रहा आप लोग को, क्लास 11th में मैंने क्या पढ़ाया था, उसमें मैंने आप लोग को बोर्ड में पढ़ाया था। अमाइनो एसिड भी बताए थे कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के होते हैं, जिसमें 10 होते हैं हमारी बॉडी में पहले से ही पाए जाते हैं और 10 अमाइनो एसिड हमें भोजन से प्राप्त होते हैं, ये भी पढ़ाया था मैंने। रक्त का थक्का जमाने वाले जो कारक होते हैं प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। रक्त का थक्का जमाने वाले जो कारक होते हैं वो प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इनएक्टिव मतलब अक्रिय, अभी कुछ काम नहीं है। कैसे होते हैं, निष्क्रिय रूप में पड़े होते हैं। जैसे हमारे घर में लड़ाई होती है तो ठीक है, जैसे लड़ाई होगी तो हम लोग क्या करेंगे, सब लोग बचाएंगे कि नहीं एक दूसरे को। वैसे तो आराम से बैठे थे अक्रिय रूप में, मतलब कोई काम नहीं कर रहे थे, आराम से बैठे। जैसे लड़ाई होने लगी तो तुरंत एक्टिव हो गए, मतलब बचाने लगे एक दूसरे को, करते हैं कि नहीं। ऐसे ही ये जो क्या है प्लाज्मा में जो कारक हैं वो कैसे हैं, पहले अक्रिय रूप में पड़े हैं, जो हमें चोट लगती तभी ये सक्रिय हो जाते हैं। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, संगठित संरचनाएं या संगठित तत्व क्या होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट, तो फॉर्म्ड एलिमेंट का चार्ट अभी हम लोगों ने देखा था। इसमें क्या क्या होती हैं, आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में पाई जाती हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं। तो इसे आरबीसी मतलब फॉर्म्ड एलिमेंट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि आरबीसी क्या होती हैं। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। और प्लेटलेट्स ये किस में होती हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट में होती हैं। और ये ब्लड का मतलब ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट हैं पूरे ब्लड में 45% पाए जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ आरबीसी। व्हाट इज़ आरबीसी, एरिथ्रोसाइट। तो देखिए आरबीसी जो हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। वयस्क का मतलब क्या है, मतलब 18 से 19, मतलब 18 से ऊपर साल के जो लोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वयस्क। वयस्क को हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में एडल्ट। क्या लिखते हैं, एडल्ट। आप लोग कभी भी दवा लेके आए होंगे सिरप वगैरह तो उसमें लिखा रहता है एडल्ट डोसेज। एडल्ट डोसेज मतलब जो बड़े लोग हैं उसको कैसे दवा लेनी है। एडल्ट का मतलब क्या होता है, बड़े लोग। ये वयस्क की रेड बोन मैरो में बनती हैं। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, ये वयस्क लोगों के रेड बोन मैरो में होता है। रेड बोन मैरो को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाल अस्थि मज्जा कहते हैं। बोन मैरो को हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। याद कर लीजिए आप लोग, नहीं आप लोग कहेंगे बोन मैरो क्या है, बोन मैरो क्या है, अस्थि मज्जा हिंदी में। तो आरबीसी का निर्माण वयस्क की लाल अस्थि मज्जा में होता है। और एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें कितनी आरबीसी होती हैं, तो एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर 5 से 5.5 मिलियन क्या होती हैं, आरबीसी पाई जाती हैं। एक हेल्दी पर्सन में 5 to 5.5 मिलियंस क्या होती हैं, आरबीसी प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम लोग 50 to 55 लाख कहते हैं, ठीक है। और ये जो आरबीसी होती हैं ये रेड क्यों होती है, मतलब लाल क्यों होती हैं, तो लाल होने का कारण है कि आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। इस हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। देखिए हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन, तो ये हीमोग्लोबिन 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है हीम प्लस इसमें क्या होती है ग्लोबिन, हीमो और ग्लोबिन। तो ग्लोबिन क्या है, हमारी प्रोटीन है। और हीम क्या है, आयरन। हीम में क्या होता है, आयरन। आयरन कैसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा जब जंग लग जाती तो ब्राउन कलर का हो जाता है, देखा है ना। आयरन जब जंग लगती तो ब्राउनिश कलर का हो जाता है। ब्राउन का मतलब क्या है, रेड, ठीक है। तो इसमें आयरन पाया जाता है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन में कैसा रंग देता है, मतलब हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में कैसा रंग देता है, रेड कलर का रंग देता है। हीमोग्लोबिन में एक तो हीम होता है और ग्लोबिन होता है। हीम एक वर्णक है जो कि रेड कलर का रंग देता है। क्यों देता है, क्योंकि इसमें आयरन होता है। ग्लोबिन क्या होती है, एक प्रोटीन होती है, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे। आरबीसी का लाल रंग क्यों होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से आरबीसी कैसी होती है, रेड कलर की दिखाई देती हैं, ठीक है। प्रत्येक 100 ml के ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 16 ग्राम होती है।
देखिए आप लोग को क्या करना है, मैंने डिफिनेशन बहुत बड़ी बड़ी लिखी हैं। अगर आप लोग को सिर्फ एग्ज़ाम में पास होना है तो आप लोग कुछ जो मेन पॉइंट है सिर्फ आप लोग वही लिखें, ठीक है। और जो लोग नीट की तैयारी या बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल इन सब की तैयारी कर रहे हैं या जीकअप की तैयारी कर रहे हैं, मतलब पॉलीटेक्निक का एग्ज़ाम देने के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग इन सब को जितने भी मैंने पॉइंट लिखे हैं वो सारे पॉइंट आप लोग को याद करने हैं। क्योंकि ये सारे जो पॉइंट हैं, मतलब ये सारे पॉइंट मैंने एनसीईआरटी से ही लिखे हैं, तो आप लोग को डीप में पढ़ना है, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैंने लिखी है ताकि आप लोग की छूटे ना। अगर आप लोग को एग्ज़ाम सिर्फ देना है स्कूल का तो फिर आप लोग सिर्फ मेन लिखिए। मैंने बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, आप लोग ये मत सोचना बहुत बड़ी बड़ी डिफिनेशन है तो कैसे याद करेंगे। आप लोग को जितना याद हो रहा है उतना याद करो। बट जो लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उन लोग को एक एक लाइन याद करनी है, बिकॉज ये एनसीईआरटी की लाइन है और एनसीईआरटी से ही जितने एग्ज़ाम होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। द्वि अवतल कहते हैं इसको, ऐसे करके, ठीक है। अगर इसको सामने से देखेंगे तो सामने से ये कैसा दिखेगा, ऐसे ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो आरबीसी कैसी होती हैं, इस तरह की होती हैं, द्वि अवतल शेप में होती हैं। इंग्लिश में याद कर लो, आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाई कॉनकेव शेप होता है। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, आरबीसी बाई कॉनकेव शेप की होती हैं। और देखिए आरबीसी क्या मतलब जितनी भी सेल्स हैं क्या हमेशा बनी रहती हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे बॉडी में कोई भी सेल है वो जीवन पर्यंत बनी रहें। आप लोग को तो पता होगा ह्यूमन की जो सेल्स होती हैं वो एवरी 20 आवर्स में क्या करती हैं, न्यू सेल को जनरेट करती हैं। प्रत्येक 24 घंटे में, हर 24 घंटे में क्या करती हैं, एक नई सेल का निर्माण करती हैं। ये ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं। अब देखिए जो आरबीसी होती हैं, मैंने यहाँ पॉइंट नहीं लिखा फिर मैं बता रही हूँ। आरबीसी जो होती हैं मेच्योर होने पर, मतलब परिपक्व होने पर न्यूक्लियस को निकाल देती हैं, डिवाइड कर देती हैं न्यूक्लियस को। आरबीसी जो होती हैं मेच्योर होने पर न्यूक्लियस को अपने आप से निकाल देती हैं, तो ए न्यूक्लिएटेड हो जाती हैं, मतलब बिना केंद्रक वाली हो जाती हैं। बिना केंद्रक वाली हो जाती हैं तो इसके बाद क्या होगा, तो जो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है, मतलब कितने दिन तक जीती हैं आरबीसी, 120 दिन की होती हैं। आरबीसी का लाइफ स्पैन ये तो याद कर लो, ये तो जी के का भी क्वेश्चन है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। जब मुस्लिम में क्या होता है, वो उनके कब्रिस्तान में लेके जाते हैं। ऐसे जब आरबीसी ख़त्म हो जाती है, मतलब मर जाती है 120 दिन बाद, तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है उसको कहते हैं स्प्लीन। क्या कहते हैं, स्प्लीन। हिंदी में क्या कहते हैं, प्लीहा। क्या कहते हैं, प्लीहा। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। आरबीसी कब्रिस्तान कौन है, मतलब ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन। हिंदी में कहते हैं प्लीहा, हिंदी में क्या कहते हैं, प्लीहा, ठीक है। इसको तिल्ली भी कहते हैं कुछ लोग। घरों में आप लोग मम्मी लोग से किसी से पूछना तो वो लोग तिल्ली जानते हैं, ठीक है। चलिए एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कैसे। चलिए एक बार हम लोग फिर से इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। तरल संयोजी ऊतक जो होता है कितने प्रकार का होता है, 2। इसमें क्या होता है, रुधिर आता है और लिम्फ आता है, मतलब ब्लड होता है और लिम्फ होता है। ब्लड है, ब्लड में क्या क्या आता है, ब्लड को 2 भागों में बांटा गया, कौन कौन सा है, एक प्लाज्मा होता है, एक फॉर्म्ड एलिमेंट। एक प्लाज्मा है और संगठित संरचनाएं। प्लाज्मा पूरे ब्लड में, मतलब पूरे ब्लड का मतलब क्या है, अगर मैंने मान लिया ये पूरा ब्लड है, कितना होता है, हम लोग हमेशा 100% लेते हैं कि नहीं, 100% है, तो 100% में क्या है, प्लाज्मा, और इधर क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट। इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट हो गए। प्लाज्मा कितना है, 55% है, और ये फॉर्म्ड एलिमेंट कितने हैं, 45%। तो टोटल जोड़ो कितना आएगा, 100% होगा। मतलब पूरे ब्लड में प्लाज्मा 55% है और जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो 45% होते हैं। इतना तो समझ गए होंगे, ठीक है। अब प्लाज्मा में क्या क्या होता है, प्लाज्मा में क्या क्या होता है, जैसे आप लोग एक थैले में सब्जी लेके आए, सब्जी थैले में, मतलब ये थैला है, इसमें सब्जी लेके, आलू बैंगन गोभी ये सब लेके आए, ठीक है। मतलब एक पन्नी में लेके आए होंगे, एक पन्नी ये है जिसमें आलू आलू ये रखे हैं, और एक ये है इसमें गोभी बैंगन आलू टमाटर ये रखे हैं। तो मतलब एक जो ये थैली है, इस थैली के अंदर कितने आलू होंगे, आलू भी भर लिए टमाटर भी भर लिए, मतलब इस थैली के अंदर कितने आलू हैं कितने टमाटर हैं, यही क्या है, परसेंटेज यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। मतलब प्लाज्मा पूरे ब्लड में 45% होता है, मतलब 55% होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट कितने, 45% होते हैं। प्लाज्मा में क्या क्या होता है, मतलब इस पन्नी के अंदर क्या क्या भरा है, आलू हैं टमाटर हैं, तो वही है कि प्लाज्मा के अंदर क्या है, पानी है, प्रोटीन है। ऐसे याद कर लो, पी से प्लाज्मा, पी से पानी, पी से प्रोटीन, पी से प्लाज्मा, पी से पानी, पी से प्रोटीन, ठीक है।
और कुछ क्या है इसमें खनिज हैं। प्लाज्मा, पी से प्लाज्मा, पी से पानी, एम से क्या है मिनरल्स। पी से प्लाज्मा, पी से पानी, एम से मिनरल्स। इसी में ट्रिक बन गई। प्लाज्मा में क्या क्या होता है, पी से पानी, पी से प्रोटीन, एम से मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। पानी कितना है 90 से 92%, प्रोटीन 6 से 8% है। अब इस प्रोटीन में क्या क्या होता है, प्रोटीन जो है 6 to 8% होती हैं। इस प्रोटीन के अंदर भी कितनी प्रोटीन होती है, तो वो 3 प्रकार की प्रोटीन होती हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन। अब फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें तो फॉर्म्ड एलिमेंट कितने प्रकार के, 3 होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। अब ये ल्यूकोसाइट जो होती हैं ये भी 2 प्रकार की होती हैं, मतलब डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती हैं, कणिकामय, अकणिकामय। इंग्लिश में याद कर लो, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। कणिकामय न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। कणिकामय डब्ल्यूबीसी की ट्रिक क्या बताई, नेब, NEB, नेब। नेब मतलब न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल और बेसोफिल्स। अकणिकामय डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार की होती हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है। लिम्फोसाइट कितने प्रकार की होती हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक। देखिए चार्ट मैं इसलिए आप लोग दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लो। इसको अच्छे से याद कर लोगे तो आप लोगों को डिफिनेशन याद नहीं करनी पड़ेगी, उतना रटना नहीं पड़ेगा। जो मैंने लिखा है, यही जो मैं बता रही हूँ यही मैंने वहाँ लिख दिया है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लो। वीडियो को रोक करके इसकी फ़ोटो खींच लीजिए। एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी इसकी PDF, तो मेरे तो ऐसे कोई टेलीग्राम चैनल भी नहीं है कि मैं आप लोग को PDF प्रोवाइड करा सकूँ। तो आप लोग वीडियो को रोक करके इसी से तो आप लोग वीडियो को रोक करके इसी से अपने नोट्स बना लिया करो। वीडियो को रोकिए और इस वाले को आप अपनी फ़ोटो ले लीजिए। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं ल्यूकोसाइड। ल्यूकोसाइड क्या होती है, तो ल्यूकोसाइड को क्या कहते हैं, WBC। क्या होती हैं, WBC। WBC फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल्स, हिंदी में श्वेत रुधिर कणिकाएं, ठीक है। वाइट क्यों होती हैं, और वो RBC रेड क्यों थी, रेड इसलिए थी क्योंकि इसमें क्या था, हीमोग्लोबिन। वाइट ये क्यों है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए कैसी होती हैं, कलरलेस। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। WBC में क्या होता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जबकि RBC में हीमोग्लोबिन था। इसकी वजह से हीमोग्लोबिन होने की वजह से RBC कैसी थी, रेड थी। WBC में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, नहीं होता, तो ये कैसी होती हैं, वाइट कलर की होती हैं। ये हेल्दी ह्यूमन में WBC की संख्या कितनी होती है, 6000 से 8000। कितनी, 6000 से 8000। एक हेल्दी ह्यूमन मतलब स्वस्थ मनुष्य में WBC की संख्या 6000 से 8000 होती है। RBC का जीवन काल बहुत लंबा था, 120 दिन का था, और WBC का जीवन काल बहुत छोटा होता है, ठीक है। WBC का जीवन काल छोटा होता है, RBC का जीवन काल कितना था, 120 दिन। 120 दिन के बाद वो मर रही थी, मरने के बाद कहाँ जा रही थी, कब्रिस्तान। RBC का कब्रिस्तान क्या था, प्लीहा। RBC कब्रिस्तान को क्या कहते थे, प्लीहा। WBC 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, कणिकामय और अकणिकामय। जो चार्ट बनाया था फिर से यहाँ बना दिया मैंने। WBC वाइट ब्लड सेल्स, ये होती हैं ग्रैनुलोसाइट, और ये एक ग्रैनुलोसाइट WBC। कणिकामय कितनी प्रकार की, नेब, याद कर लो, नेब मतलब न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल और इओसिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल और बेसोफिल्स। ट्रिक बताई थी NEB, नेब, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल और बेसोफिल्स। अकणिकामय WBC कितनी प्रकार की होती हैं, 2, कौन कौन सी, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी कितने प्रकार की होती हैं, 2, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। आप लोग को अगर एग्ज़ाम देना है, ये याद हो जाए, ये वाला जो मैं बता रही हूँ तो याद कर लेना, अगर याद नहीं हो तो मत याद करना। लेकिन जिन्हें एग्ज़ाम देना है, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए आप लोगों को परसेंटेज याद करने ज़रूरी हैं, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। चलिए बताते हैं कि इसको ट्रिक को कैसे याद करना है। वैसे आप भी याद कर सकते थे, 5 ये दिए गए हैं, 5 प्रकार WBC के, तो इसमें परसेंटेज में आप लोग गड़बड़ कर देते, इसलिए मैंने इसकी ट्रिक बना दी। आप लोग को क्या करना है, जैसे उल्टी गिनती पढ़ना, उल्टी गिनती मतलब 5 4 3 2 1 ऐसे करके करना है, मतलब घटती हुए क्रम में आप लोग को याद करना है। तो ट्रिक याद कर लीजिए। सबसे पहले ट्रिक है, नीलम इधर बैठो। ट्रिक याद करो,
नीलम इधर बैठो। एन से न्यूट्रोफिल्स, नी मतलब एन से नीलम, ला मतलब एल, म मतलब एम, नीलम मतलब एन एल एम, इतना निकाल लिया। ई से इधर से है ई, बैठो मतलब बी। अब एन से याद करो न्यूट्रोफिल्स, एन से न्यूट्रोफिल्स, एम से एल से क्या है लिम्फोसाइड, एन से न्यूट्रोफिल्स, एल से लिम्फोसाइड, एम से मोनोसाइड, ई से इयोसिनोफिल्स, बी से क्या होता है बेसोफिल्स। सो देखिए न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं इसका नंबर मैंने क्या कहा डिक्रीजिंग मतलब घटती हुई क्रम में आप लोग को याद करना है, इसलिए मैंने ट्रिक बताई है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स कितना है 60 से 65%, न्यूट्रोफिल्स 60 से 65%, लिम्फोसाइट 20 से 25%, मोनोसाइट 6 to 8%, इयोसिनोफिल्स 2 से 3%, बेसोफिल्स 0.5 से 1%। देखिए मैंने ये इसलिए अच्छे से आप लोग को ये बता दिया क्योंकि जो एनसीईआरटी है इसमें उधर उधर लिखा है कि न्यूट्रोफिल्स का परसेंटेज दे दिया गया है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये ट्रिक बता दी। ट्रिक से याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप लोग को जैसे सही लगे आप लोग वैसे याद कर लेना। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं और मोनोसाइड, न्यूट्रोफिल्स हो गई और मोनोसाइड जो होती हैं ये भक्षकाड़ी कोशिकाएं। भक्षकाड़ी कोशिकाएं का मतलब है भक्षण करना, मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है, कोई भी वायरस बैक्टीरिया आता है तो उनको खाने का काम कौन करती है न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइड। न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइड जो होती हैं कोई भी वायरस बैक्टीरिया आता है तो उसको क्या करती हैं खाने का काम करती हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं भक्षकाड़ी कोशिकाएं, मतलब भक्षण करती है मतलब खा जाती हैं। बेसोफिल क्या करती हैं ये हिस्टामिन सेरोटोनिन और हिपैरिन रिलीज करती हैं। बेसोफिल जो होती हैं वो हिस्टामिन सेरोटोनिन और हिपैरिन को रिलीज करती हैं, इतना याद कर लीजिए। वीडियो को रोक करके आप इसकी फ़ोटो खींच लीजिए। आई होप आप लोगों ने फ़ोटो खींच ली होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट्स, देखिए प्लेटलेट जो होती हैं इनका निर्माण मेगा कैरियोसाइट से होता है। थ्रोम्बोसाइट का निर्माण मेगा कैरियोसाइट से होता है। ये ब्लड में 1.5 to 3.5 लाख पाई जाती हैं। आरबीसी कितनी थी मिलियंस में थी, आरबीसी मिलियंस में थी और डब्ल्यूबीसी हज़ार में थी। मतलब आरबीसी कितनी थी 5 मिलियंस थी। ठीक है, और जो डब्ल्यूबीसी थी वो 6,000 to 8,000 थी और जो थ्रोम्बोसाइट है वो कितनी हैं ये ब्लड में 1.5 से 3.5 लाख तक पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं, मतलब ये रक्त का थक्का जमाने वाले पदार्थ का स्त्राव करती हैं। थ्रोम्बोसाइट क्या करती हैं मतलब प्लेटलेट्स, कहते हैं ना घर में प्लेटें कम हो गई थी, प्लेटें क्या होती हैं प्लेटलेट्स होती हैं वही। ठीक है, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ये रक्त का थक्का जमाने वाले पदार्थ का स्त्राव करती हैं। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो अगर हमें चोट लगेगी तो रक्त का स्त्राव जो करता है मतलब ये जो प्लेटलेट्स हैं रक्त के थक्का जमाने वाले पदार्थ का स्त्राव करती हैं। प्लेटलेट्स की कमी हो गई हमें चोट लगेगी कभी भी तो रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा। जब रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा तो ब्लड क्या होगा लगातार बहता रहेगा और जब ब्लड लगातार निकलेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो क्लोटिंग डिसऑर्डर हो जाता है जिससे ब्लड लगातार बहता रहता है। डिसऑर्डर मतलब बीमारी या रोग, डिसऑर्डर का मतलब क्या है बीमारी, आर बना है डिसऑर्डर। प्लेटलेट्स का निर्माण मेगा कैरियोसाइट से होता है। ये पूरे ब्लड में 1.5 से 3.5 लाख पाई जाती हैं। ये ब्लड का थक्का मतलब रक्त का थक्का जिसे कहते हैं ब्लड क्लॉट को जमाने वाले पदार्थ का स्त्राव करती हैं। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है जिससे ब्लड लगातार बहता रहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, मतलब रुधिर वर्ग क्या होते हैं। आप लोग को पता होगा कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए है, बी है, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो ब्लड जो होते हैं मतलब ब्लड ग्रुप ये 2 टाइप्स के होते हैं। देयर इज़ 2 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स, ए बी ओ ब्लड ग्रुप और आर एच ब्लड ग्रुप। एक तो है ए बी ओ ब्लड ग्रुप
दूसरा है RH ब्लड ग्रुप, मतलब RH रुधिर वर्ग और ABO रुधिर वर्ग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ABO ब्लड ग्रुप क्या होता है। आप लोग इसे याद करिए, ये क्या है हमारी RBC, ये क्या है RBC, ठीक है। RBC की सतह पर क्या पाए जाते हैं, एंटीजन। अभी याद करो कि RBC की मैंने ये लिखा नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। ये जो मैं बोल रही हूँ पूरा NCERT में एक एक लाइन लिखा है, तो आप लोग सुनिए ध्यान से और अपनी कॉपी में नोट करिए। RBC ये क्या है, RBC की सतह पर क्या होते हैं, एंटीजन। जैसा हमारा ब्लड ग्रुप होगा, मतलब जैसा ब्लड ग्रुप है वैसे ही एंटीजन होगा। बोलिए मेरे साथ, जैसा ब्लड ग्रुप होगा वैसा ही एंटीजन होगा, जैसा ब्लड ग्रुप होगा वैसे ही एंटीजन होगा। एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं, RBC की सतह पर। एंटीजन RBC की सतह पर पाए जाते हैं। एंटीजन को हिंदी में प्रतिजन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिजन। एंटीजन को क्या कहते हैं हिंदी में, प्रतिजन कहते हैं। और एंटीजन भी हम लोग हिंदी में ही लिखते हैं, एंटीजन। ये एंटीजन इंग्लिश वर्ड है, हम लोग हिंदी में ही इसको एंटीजन ऐसे करके लिख देते हैं, तरह से एंटीजन चिपके हैं।